So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced, and here I am with lecture number 20 of our complete inorganic chemistry. तो आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, दैट इज़ बैक बॉन्डिंग. ठीक है, आई होप अभी तक आपको मज़ा आ रहा होगा. पूरा हमने बेसिक से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है, राइट फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पोर्शन से, और हम केमिकल बॉन्डिंग के बीच में पहुंच चुके हैं कहीं. ठीक है, इसके बाद ब्रिज बॉन्डिंग वगैरह हम पढ़ेंगे और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वगैरह पे पहुंचेंगे. ठीक है, अभी तक हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं. मैंने ये बोला है आपको कि मैं केमिकल बॉन्डिंग को 2 पार्ट्स में पढ़ाऊँगा. अभी जो मैं पोर्शन यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, ये पोर्शन आपके जेई एडवांस के लिए इनफ रहेगा, बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम पढ़ेंगे और उसको हम ऐप पर पढ़ेंगे लाइव क्लासेस के थ्रू. ठीक है, तो ऐप अगर आपने इंस्टॉल अभी नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिएगा. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसका जो वेब वर्ज़न है वो भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करिएगा एंड देन ये ORG कोड है KNJTG, दिस इज़ द ORG कोड, और अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे देन यू विल बी डायरेक्टेड टू अवर ChemIIT ऐप. ठीक है, तो ये प्रोसेस है. और एक आपको बता दूं मैं, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस डन आपको ऐप पर मिल जाएंगे बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस में. और सिलेबस डन का मतलब ये नहीं है कि कोर्स डन है. मैंने ये बात पहले भी कही है और हर लेक्चर में शुरू में मैं 2 मिनट ये बताता ज़रूर हूँ कि अभी जो हमारा ये जो कोर्सेज है, इसमें जो सिलेबस है वो पूरा जेई एडवांस के हिसाब से हमने कंप्लीट कराया हुआ है, अकॉर्डिंग टू जेई एडवांस. येस, ऑब्वियसली विच हैज़ ऑलरेडी कवर्ड द टॉपिक्स ऑफ जेई मेंस. और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस. लाइव सेशंस विल बी स्टार्टिंग, और यस, लाइव सेशंस होंगे, रिकॉर्डिंग भी उनका आपको अवेलेबल रहेगा. इन्हीं कोर्सेज में आपको इसके लिए कोई अलग से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो आपको अगर आप ये कंप्लीट कोर्सेज लेते हैं तो आपको सिर्फ कोर्स नहीं मिल रहा होगा, उसमें बहुत अच्छे से मेंटोरशिप मिल रही होगी, बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस मिल रहा होगा, अप्रोच सिखाया जाएगा आपको कि कैसे हम एक्चुअल जेई एडवांस लेवल और उससे प्लस लेवल के प्रॉब्लम्स को किस तरह से अप्रोच करें, और बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे. तो टिल जेई एडवांस्ड आपको बिल्कुल हम एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करेंगे केमिस्ट्री में. और जिस तरह से ये हमने टाइम के पहले ख़त्म कराया है कोर्सेज़ को, सिलेबस को, इसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूरी तरीके से ख़त्म कराएंगे आपके जेई मेंस के पहले. ठीक है, तो चलिए बेटा, पिछले लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एक्सेप्शंस देखे थे, बेंड्स रूल वगैरह थोड़ा बहुत बताया था आपको, बॉन्ड एंगल्स रिलेट किए थे, कॉस थीटा वगैरह कुछ कुछ देखा था हमने. ठीक है, वो बात उतने में ही रहने दें, काफ़ी है उतना अभी के लिए. ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैं एडवांस वाले लेक्चर्स में दूंगा. एडवांस प्लस बोल लो, जो बोलना है बोल लो. चलो, तो अभी बेटा पढ़ना है बैक बॉन्डिंग. ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बैक बॉन्डिंग. तो समझते हैं क्या है बैक बॉन्डिंग, इसके रूट को समझते हैं यार. रूट कॉज क्या है? तो देखो, रूट कॉज कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ नया सा चीज़ है तो फंडामेंटल ही है, तो फंडामेंटल ही. ठीक है, बैक बॉन्डिंग काइंड ऑफ फंडामेंटल ही है. आप सोचो, ये एक बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड बना हुआ है. ठीक है, ये एक बॉन्ड बना हुआ है, ये A और B एटम एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है. और अगर आपके A के पास एक ऐसे ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, यानी कि लोन पेयर है. ठीक है, और ये जो B है, इसके पास एक ऑर्बिटल है जो कि वेकेंट है. ये ऑर्बिटल है जो कि
वेकेंट है और ये भरा हुआ है। तो बहुत जाहिर सी बात है, बहुत जाहिर सी बात है कि यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पाई या फिर वेकेंट पी ऑर्बिटल के साथ एक इंटरैक्शन सेट करेगा और यहां हो ना हो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ नया तो है नहीं। ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन इस पाई बॉन्ड में अलग क्या है? देखो, बनने के बाद तो वही है, समझ आ रहे हो? इशारा समझ रहे हो? बनने के बाद कोई फर्क नहीं, लेकिन बनने से पहले एक छोटा सा फर्क है। क्या? कि यहां दो ऑर्बिटल्स दोनों अनपेयर्ड नहीं है, बल्कि एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, दूसरा वेकेंट है। यही है ना, बस इतना ही तो फर्क है। अच्छा, तो जब ऐसी चीजें सिग्मा बॉन्ड बनाती थी, याद करो, जब ऐसी चीजें सिग्मा बॉन्ड बनाती थी तो हम उसको कौन सा बॉन्ड कहते थे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते थे, या एक और नाम है उसका डेटिव बॉन्ड कहते थे। तो यहां पर भी एक तरह का ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना है, या फिर पाई बॉन्ड बना है जो कि कोऑर्डिनेट है, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिग्मा के ऊपर बन रहा है। सिग्मा के ऊपर क्यों बना रहे हो सर? अरे मान ले ऐसा केस है, तो मान ले अगर ऐसा केस है, एक सिग्मा बना हुआ है, यहां एक ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इधर बाजू में एक ऑर्बिटल है जो खाली है, ऑब्वियसली दे विल इंटरैक्ट। दिस इज द लॉ ऑफ केमिस्ट्री। एनर्जी डाउन करने के लिए इंटरैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आएगा जब आप मेरे जीओसी के लेक्चर्स में रेजोनेंस वाले फिनोमेना को पढ़ोगे। समझ रहे हो? एक बार जाके रेजोनेंस पढ़ना वहां जीओसी में जो पढ़ाया हुआ है, तो ये बातें आपको और अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है? एक्चुअली कुछ नया नहीं है, काइंड ऑफ रेजोनेंस ही है ये भी। चलिए, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे तो इसको कहते हैं पाइडेटिव बॉन्ड। अभी पढ़ना बहुत कुछ है भाई इसके बारे में पढ़ना बहुत कुछ है। कब होगा, कब नहीं होगा, कैसे पता कि यहां हो रहा है, कैसे पता नहीं हो रहा है, अच्छा होगा तो अच्छा है या बुरा है, क्या इससे कोई चेंजेस आएंगे मॉलिक्यूल में या नहीं, कुछ ऐसी बातें करनी है आज के लेक्चर में। ये बैक बॉन्डिंग ही खत्म करने की कोशिश करेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है? आज का लेक्चर पूरी तरह से बैक बॉन्डिंग डिवोटेड होगा। चलिए समझते हैं अच्छे से। देखो, कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ ही मैं शुरुआत करता हूं, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं। तो कुछ ऑब्जर्वेशन आपको मैं बता रहा हूं। देखो, जैसे कि मैं बात करूं, एक मैं सिंपल सा मॉलिक्यूल पकड़ूं, BF3 एक sp2 बोरॉन है, यहां पर फ्लोरीन के पास ऑब्वियसली लोन पेयर है, और बोरॉन की ऑक्टेट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो यहां पर देखो क्या ऑब्जर्वेशन आया, ऑब्जर्वेशन से ही शुरुआत करूंगा मैं, ठीक है? ऑब्जर्वेशन से ही शुरुआत करूंगा। एंड यहां पर एक और मैं स्पीसीज ले रहा हूं, BF4-। दिस इज BF4-। ये भी हमने पढ़ाया था आपको, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल था ये। BF4-, F- बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड बना लेता था। अब क्या हुआ, दोनों में BF बॉन्ड्स हैं, तो जब बॉन्ड लेंथ मेजर करी गई, बॉन्ड लेंथ समझिएगा बात, बॉन्ड लेंथ मेजर करी गई, तो उम्मीद तो यही था कि यार BF बॉन्ड्स हैं यार, कोई खास ऐसा फर्क भी नहीं है, दोनों काइंड ऑफ रेगुलर ही हैं। हाँ, एंगल में फर्क आएगा, क्योंकि ये sp2 है तो ये 120 डिग्री होना चाहिए, ये sp3 है तो 109.5 डिग्रीज होना चाहिए, ठीक है? एंगल में फर्क आएगा बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, बट लेंथ में तो फर्क नहीं आएगा क्योंकि रेगुलर भी है।
सब तरफ बी एफ 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 लगे हुए। बट बॉन्ड लेंथ एज ऑब्जर्व्ड वाज, बॉन्ड लेंथ को डिनोट ऐसे करते हैं डी बी एफ, ऐसा डी से डिनोट करते हैं। किसी किसी बुक्स में अलग अलग किताबों का अलग तरीका हो सकता है डिनोट करने का, मैं डी बी एफ से डिनोट कर रहा हूं और यहां पर डी बी एफ। तो बॉन्ड लेंथ एक्सपेक्टेड था कि बराबर होगा, बट बॉन्ड लेंथ इसका थोड़ा ज्यादा निकल कर आया। ये ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, ये ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा सरप्राइजिंग था यार, कि अच्छा ऐसा हो रहा है। अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं यहां पर, अगर आपको नहीं पता होगी तो, कि जैसे ही नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं बॉन्ड का लेंथ छोटा होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन, बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है। जैसे जैसे बॉन्ड का लेंथ बढ़ता है, सिंगल बॉन्ड थोड़ा बड़ा होगा, डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा, और श्रिंक हो गए ना, ऑर्बिटल्स और क्लोज आ गए, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, एक बॉन्ड और बना और कम हो गया, एक बॉन्ड और बना और कम हो गया। तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, या बॉन्ड ऑर्डर बोलूं मैं, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मतलब बॉन्ड ऑर्डर बोल लो आप, शुरुआत में आपको पढ़ाया था बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम होता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कम होता है, चलो ठीक है। अब यहां पर इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा आया, इसका मतलब ये हुआ कि यार ये हम सिंगल बॉन्ड अगर माने और इसको भी सिंगल बॉन्ड माने तब तो बॉन्ड लेंथ सेम आना था, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर दोनों को सिंगल बॉन्ड माने, अगर जस्ट वेट, अगर दोनों को सिंगल बॉन्ड माने तो बॉन्ड लेंथ सेम आना था, बट यहां बॉन्ड लेंथ अलग आ रहा था। तो रीजन इसका क्या दिया गया, देखिए यहीं से थोड़ा बैक बॉन्डिंग की शुरुआत हुई। पहला ऑब्जर्वेशन ये बताया मैंने, एक और बताता हूं आपको, बढ़िया केस लीजिए। यहां पर NSiH3 होल थराइस और NCH3 होल थराइस, ये एक और ऑब्जर्वेशन है, इससे आपको समझने में और आसानी होगी। इसमें क्या देखा गया बेटा, दोनों का अगर आप नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा, ये N सिलिकॉन है, ये कार्बन है, दोनों सेम फैमिली के, तो उम्मीद तो यही थी SiH3 और N के पास एक लोन पेयर ऑब्वियसली, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन काइंड ऑफ समझ आ रही थी यहां पर। और यहां पर देखा गया तो ये N this with a lone pair, this is CH3, this is CH3 and this is CH3 like this, यहां पर ऐसा हो गया। तो उम्मीद यही थी कि हाँ दोनों ही पिरामिडल हैं, रफली 107 डिग्री 106 डिग्री लगभग ऐसी बॉन्ड एंगल होगी, बट देयर वर सम सरप्राइजिंग रिजल्ट्स। दिस स्पीशीज which we were initially assuming to be pyramidal, this was found to be planar। ये एक सरप्राइजिंग बात थी, this was found to be planar and this needed to be answered, this is needed to be answered, because how it can be planar? As per the studies which we have done till now, this should be pyramidal, and also this should also be pyramidal, and experimentally this was found to be pyramidal। look, तो ये पिरामिडल मिल रहा है, बट ये पिरामिडल ना मिलके प्लेनर मिल जा रहा है। ये एक ऑब्जर्वेशन थी। अब इसको हम बैक बॉन्डिंग की मदद से समझा सकते हैं। ऐसे ही कुछ और ऑब्जर्वेशंस आए होंगे साइंटिस्ट के पास, फिर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया होगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया होगा, तो उन्होंने बोला देखो यार BF3 में ऐसा होता है, BF3 में ना ऐसा होता है, BF, F और F। अब यहां पर क्या है कि बोरॉन के पास एक 2p ऑर्बिटल तो खाली है, ये आपको अच्छे से पता है। आप थोड़ी बॉन्डिंग लिखेंगे तो आप पाएंगे इसका एक 2p ऑर्बिटल है जो कि वेकेंट है।
इसका एक 2p ऑर्बिटल है जो कि वेकेंट है, ये आप पाएंगे। और ये फ्लोरीन एटम के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। अब तीनों लोन पेयर्स हैं तो तीन तीन अलग अलग ओरिएंटेशन वाले ऑर्बिटल्स होंगे। तो मैं अभी फिलहाल कोई एक लोन पेयर इमेजिन कर लेता हूं ऐसे, जो कि इसके पैरेलल होगा। ठीक है, समझ रहे हो? कोई एक लोन पेयर मैं इमेजिन कर लेता हूं जो कि इसके पैरेलल होगा। एक तो होगा ना इसके पैरेलल, एक पैरेलल होगा इसके, ऐसा एक पैरेलल होगा इसके। ये देखो, अब आपको बात समझ आ रही है? ऐसा पैरेलल है। तो मैंने आपको ये शुरुआत में ही आज के लेक्चर के क्या बताया, जब भी ऐसा होता है तो ये इंटरेक्शन तो ऑब्वियस है, ये इंटरेक्शन होगी ही। एक भरा हुआ ऑर्बिटल, एक खाली ऑर्बिटल ऐसे नहीं बैठ सकते, दोनों में इंटरेक्शन होना तय है। ये रूल है मेरे भाई, ये रूल है। तो यहां पर भी देखो, यहां पर भी देखो, ये पाई ऑर्बिटल, ये एक पाई बॉन्ड जैसा बन रहा होगा। लेकिन फिर बात क्या आएगी, अरे यार तू ही क्यों बनाएगा इसके साथ बॉन्ड? ये भी तो ऑर्बिटल है, ये भी तो बना सकता है, फिर ये भी तो बना सकता है, ये भी तो बना सकता है, ये भी बना सकता है। सोचो मेरी बात, क्लाउड की तरह सोचना इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को क्लाउड की तरह सोचना, तभी समझ में आएगा ढंग से। तो फिर अगर आपको मैं बोलूं चलो डिसाइड करके बताओ कि ये वाला ज्यादा अच्छे से इसके साथ पाई इंटरेक्शन करेगा, या ये वाला, या ये वाला, तब आप क्या कहोगे? अब भाई देखो, हम किसी को मना तो नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते भाई तू मत कर यार, ये दोनों कर रहे हैं तू मत कर। फिर सवाल आएगा क्यों मत कर, तीनों आइडेंटिकल तो है, तीनों तो आइडेंटिकल है। तो व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो? यही होगा कि तीनों इक्वली इंटरैक्ट करें, तीनों इक्वली इंटरैक्ट करें। लेकिन हां, ये जो खाली ऑर्बिटल है ये एक ही है। सोचो, कॉमन सेंस से सोचो, ये खाली ऑर्बिटल एक ही है, तो भाई ये तीन बॉन्ड नहीं बनाएगा कि एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। एक ही ऑर्बिटल है जो खाली है, इट कैन नॉट फॉर्म 3 बॉन्ड्स। तो क्या होगा, एक बॉन्ड को ही तीन लोग शेयर कर लो, एक बॉन्ड को ही तीन लोग शेयर कर लो। जी हां, मतलब यहां पर ये फ्लोरीन का लोन पेयर भी इसके साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, काइंड ऑफ, ये भी बना रहा है पाई बॉन्ड, और ये भी बना रहा है पाई बॉन्ड। लेकिन वो तीनों बॉन्ड्स, वो जो तीनों पाई बॉन्ड्स हैं, उनका जो सम है वो जाकर 1 है, वो जाकर 1 है। मतलब अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काइंड ऑफ बनाओ, जो आप लुईस मॉडल में बनाया करते थे, तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, ये आप ऐसा बनाओ, फिर हाइब्रिड बनाएंगे इसका, समझ रहे हो आप? फिर हाइब्रिड बनाएंगे। देखो, ये वाला इसके साथ बना रहा हो ऐसा, एक परमानेंट पाई बॉन्ड टाइप दिख रहा है, बट ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं है। इसी तरह से ये भी कर सकता है। तो ऐसे आप हाइपोथेटिकली शो कर सकते हो, ये भी कर सकता है लाइक दिस, और इसी तरह से ये वाला भी कर सकता है। ये देखो ऐसा, ये ऐसा, ये भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्ड्स बन रहे हैं। बट इसका जो मेन हाइब्रिड होगा, मैं बार बार अभी ऐसा बच्चों की तरह ये बनाकर नहीं दिखाऊंगा आपको, ये सब बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं। आई होप मेरे स्टूडेंट समझते होंगे। तो BF3 इज B, F, F एंड F, और यहां पर एक पाई बॉन्ड बना है ये, लेकिन वो 3 बॉन्ड्स के ऊपर घूम रहा है, 3 बॉन्ड्स के ऊपर घूम रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे सर एक बॉन्ड तो पक्का है, बट ये जो दूसरा बॉन्ड है ना, ये एक बॉन्ड 3 पर घूम रहा है, तो एक पे कंट्रीब्यूशन 0.33 की है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.33 हुआ ऐसा। तो ये काइंड ऑफ मैंने आपको बैक बॉन्डिंग इंट्रोड्यूस किया थोड़ा सा, कि हाँ भाई ऐसा बैक बॉन्डिंग होता है। अच्छा, ये बैक बॉन्डिंग कौन सा हुआ? ये 2p खाली था, ये लोन पेयर भी 2p पर था, तो कौन सा बैक बॉन्डिंग है ये? हाँ, इसको कहेंगे 2p पाई बैक बॉन्डिंग, 2p पाई बैक बॉन्डिंग। अब आपके मन में बात आ रही होगी, सर आपने जो 2p पाई बॉन्ड्स बताए थे और ये बैक बॉन्डिंग, तो फर्क क्या है सर दोनों में? फर्क क्या है?
देखो फर्क क्या है, जो बॉन्ड्स हम पढ़ रहे थे वो नॉर्मल अनपेयर्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे थे और वो परमानेंट एक बॉन्ड बन रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, चारों तरफ से इंटरेक्शन हो रहे हैं और वो बॉन्ड थोड़ा पार्शियल टाइप क्रिएट हो रहा है। और काइंड ऑफ बॉन्ड बनने से पहले अगर आप इसको देखें तो ये डेटिव नेचर का है, मतलब एक डोनर है एक एक्सेप्टर है। लेकिन वहां क्या होते थे, पार्शियली फिल्ड एंड देन ओवरलैपिंग के बाद उसी तरह का है, बट एक डोनर है एक एक्सेप्टर है। अभी डोनर एक्सेप्टर का खेल बहुत चलेगा, अभी देखना, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज ऑफ 1.33 का बॉन्ड ऑर्डर आपको मिल गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही अगर आप BF4 माइनस की बात करें तो कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है भाई बोरॉन के पास। इसी वजह से हो सकता है, इसी वजह से यहां पर सिंगल बॉन्ड वाला ही बॉन्ड ऑर्डर आ रहा होगा। तो यहां पर लिख लो बॉन्ड ऑर्डर 1.33, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा इसलिए बॉन्ड लेंथ कम। तो एक एक्सप्लेनेशन यहां मिला। फिर इस पे आते हैं, अब इसमें क्या हो जा रहा होगा, तो सुनो अभी समझते हैं क्या होगा यहां पर। तो यहां N के पास लोन पेयर दिख रहा है आपको, पहले वाले केस में देखो क्या N के पास लोन पेयर दिखा, जी सर बिल्कुल दिखा। और ये SiH3 और यहां SiH3 और यहां SiH3, सर आप ऐसा क्यों बना रहे हो, वो तो पिरामिडल है ना। अरे रुको, तो अभी सोचो सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होगा, ऐसा ही इधर इमेजिन कर लो और ऐसा ही इधर इमेजिन कर लो, वेकेंट d ऑर्बिटल होगा। और ये p ऑर्बिटल में, अब देखो एक कंफ्यूजन यहां पे बच्चों को आता है, मैं बताऊंगा उसको भी आंसर करूंगा मैं। देखो अब ये p ऑर्बिटल में, ये लोन पेयर p ऑर्बिटल में, ऐसा ये लोन पेयर p ऑर्बिटल में, तो क्या हो रहा होगा, देखो 2p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल, ये मस्त वाला इंटरेक्शन है ये तो, क्योंकि d ऑर्बिटल वैसे ही झुके हुए रहते हैं और 3d उतना बुरा नहीं है। 3d तो d का सबसे छोटा ऑर्बिटल है, साइज फैक्टर बताया था आपको स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग में। तो ये अपने पास 2p 3d की ओवरलैपिंग हो रही, देखो यही इक्वली इधर से भी और यही इक्वली इधर से भी। यहां पर जो डोनर है वो सेंट्रल एटम के पास है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो सेंट्रल एटम का था वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो ध्यान से, ये पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया सेंट्रल एटम का, और ज्योमेट्री हमेशा सेंट्रल एटम के हिसाब से डिसाइड होती है। तो सेंट्रल एटम का लोन पेयर ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, लोन पेयर ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि यार इससे ज्योमेट्री इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन अब मैं आता हूं बैक टू दैट डाउट कि जो बच्चों के मन में आता है कि सर ये तो हाइब्रिड में होना चाहिए, आपने तो यही सिखाया है कि लोन पेयर हाइब्रिड में रहता है। अब सुनो मेरी बात, लोन पेयर वैसे तो हाइब्रिड में रहता है, लोन पेयर वैसे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। लेकिन यदि देखो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, एकदम अच्छे से केसेस लिखा के बताऊंगा, एक आइडिया तो ले लो। अभी लोन पेयर वैसे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है, लेकिन यदि एक इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग करने की पॉसिबिलिटी है या कोई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, बैक बॉन्डिंग मतलब ऑर्बिटल इंटरेक्शन, कोई बहुत बड़ी चीज, कोई नया शब्द नहीं बता रहा हूं आपको। एक ऑर्बिटल इंटरेक्शन अगर पॉसिबल है और ऑर्बिटल इंटरेक्शन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड, अगर कोई ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगा तो पाई टाइप ही होगा। और पाई टाइप इंटरेक्शन करने के लिए क्या वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रह सकता है? आंसर है नहीं। पाई टाइप इंटरेक्शन करने के लिए वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रह सकता, इसलिए उसे प्योर p ऑर्बिटल में रहता हुआ हमें कंसिडर करना पड़ेगा। लिख लो ये बात को, फिर से नहीं बोल रहा मैं, रिवर्स कर लो वीडियो, देख लो एक बार फिर से। समझ गए मेरी बात? आई होप समझ गए होगे। तो जनरली वो हाइब्रिड में ही रहता है, लेकिन अगर भाई एक इंटरेक्शन पॉसिबल है तो हम उसको क्या मानेंगे कि वो
प्योर P या प्योर D जैसा भी ऑर्बिटल अवेलेबल है उसमें रहेगा। तो यहां इंटरेक्शन पॉसिबल था, इस वजह से हमने इसको ऐसा माना, और ये पूरी तरह से बट गया, लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अब लोन पेयर है ही नहीं, वो तो sp2 नाइट्रोजन हो गया अभी। यस, वो sp2 नाइट्रोजन, इस वजह से वो कैसा रहेगा, वो प्लेनर रहेगा। SiH3 SiH3 एंड SiH3, वाओ, ये लोन पेयर गायब हो गया, लोन पेयर ऐसा बट गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इस मॉलिक्यूल में। लेकिन वही बात करें अगर हम NCH3 वाले केस की, ये बेचारा ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, देखो ध्यान से, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो अब इस सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास कोई बहुत ज्यादा 2D ऑर्बिटल जैसी कोई चीज तो होती नहीं है, और इस वजह से यहां बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, नो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल, एंड सिंस नो बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल, हम क्या कहेंगे, ये पिरामिडल ही रहेगा। तो आई होप अभी आपको बैक बॉन्डिंग का थोड़ा जो बेसिक्स है वो समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। अब थोड़ी डिटेलिंग वाले पोर्शन पे चलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि बैक बॉन्डिंग कब कब पॉसिबल है, व्हेन पॉसिबल, पहला सवाल ये, ठीक है, पहला सवाल ये, इसका आंसर करते हैं। तो देखो आपको क्या लगता है कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा। अब देखो ये भी जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं ना कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ये कैसे पता चला, तो हमने कुछ ऐसे ही मॉलिक्यूल्स में कुछ देखे होंगे, उनके चेंजेस देखे होंगे, उनका जो नॉर्मल टेंडेंसी था क्या उससे कुछ अलग बिहेवियर वो दिखा रहे हैं। जैसे हमने पीछे देखा अभी BF3, नॉर्मल टेंडेंसी से थोड़ा अलग बिहेवियर दिखा वहां पर। और वही बात करें BBr3 की, तो BBr3 में जो BBr बॉन्ड है वो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड की तरह मिला, पता है आपको। BBr3 में अगर आप सोचें तो ये सिंगल बॉन्ड की तरह ही है। जब भी मैं बोल रहा हूं सिंगल बॉन्ड की तरह है, मतलब यस इट इज क्लोजली रिजेंबलिंग विथ सिंगल बॉन्ड, दिस BBr बॉन्ड। तो इसका मतलब तो यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, लेकिन आपको लगेगा सर यहां भी लोन पेयर है और यहां भी वेकेंट ऑर्बिटल है, यहां भी वेकेंट ऑर्बिटल है, यहां भी लोन पेयर है, तो सर होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा सर, होना चाहिए, यहां भी बढ़िया होना चाहिए, बैक बॉन्डिंग होगी सर, यहां भी बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा बढ़ना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली तो नहीं बढ़ा ना यार, बट एक्सपेरिमेंटली नहीं बढ़ा मेरे भाई, नहीं बढ़ा, एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा हुआ नहीं मिला। तो फिर यही सब ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से आपको कुछ रूल्स बना के बताए जा रहे हैं। समझो कैसे फ्रेम हुए होंगे, ये सब चीजें कैसे फ्रेम हुई होंगी ये समझो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशंस आए होंगे कि यार देखो BF3 में तो हो रहा है चेंज, BCl3 में भी थोड़ा बहुत आ रहा है चेंज, लेकिन BBr3 में चेंज नहीं आ रहा, AlCl3 में चेंज नहीं आ रहा। तो फिर ये सब देखने के बाद कुछ सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए हैं। तो ये रूल्स को मॉलिक्यूल्स नहीं फॉलो कर रहे, हमने मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर देखकर कुछ लॉजिक लगाकर इन रूल्स को बनाया है। कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, ठीक है। इसी सब चीजों से सब्जेक्ट की मैच्योरिटी आएगी आप में, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही पढ़ते रहोगे, याद करते रहोगे, अच्छा उसमें ये था 2p पाई 3p पाई में हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। अरे भाई कैसे बना होगा वो, ये भी थोड़ा सा ख्याल करो, ठीक है, काम आएगा। तो कब पॉसिबल, तो पॉसिबल होने के लिए जो ऑर्बिटल इंटरेक्शन होना चाहिए, कंडीशन क्या है, ऑर्बिटल इंटरेक्शन शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, ऑर्बिटल इंटरेक्शन should be strong enough। कितना strong enough सर, वो भी तो बता दो, ये तो बहुत ही डिप्लोमेटिक टाइप आंसर होता है, should be strong enough। अरे कितना इनफ ये तो बताओ। हाँ बता रहे हैं, देखो 2p पाई इंटरेक्शन तो काफी अच्छा माना जाता था, याद करो पढ़ाए थे, तो इसमें तो हो ही जाएगा। सर 2p पाई 3p पाई में होगा क्या,
चलो हो जाएगा मान लिए। सर 2p पाए 3d पाए में होगा क्या? अब आप मुझे बताओ, याद है आपको ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड किसको ज्यादा स्ट्रांग मानते थे हम? पहला फैक्टर क्या पढ़ा था? साइज से देखो, साइज से सेम आ रहा है क्योंकि साइज के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखने बताया था आपको। तो साइज से देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख रहे हो सही आ रहा है। उसके बाद बताया था जो झुका हुआ डी बॉन्ड, डी ऑर्बिटल झुका हुआ, बेटर ओवरलैपिंग, ऐसे ही मानो। हाँ बिल्कुल होगा। अगर ये कंसिडर हो रहा है तो ये तो कंसिडर होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं इस बात में। अच्छा सर फिर और आप आ जाओ 3p पाई में भी आ जाओ सर, होगा क्या? नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों की 3 हो गई है, तो ये स्ट्रॉन्ग इनफ वाली कैटेगरी में नहीं आता है। इसी तरह से 3p पाए 3d पाए होगा सर, नहीं आता है, अफसोस अफसोस। 3p पाए 3d पाए ये भी नहीं आता है। अच्छा तो और कुछ? 2p का सर 4d के साथ ले लो। चलो तुम्हारी मन रखने के लिए मैं इसको लिखता हूं 2p पाए 4d पाए। अरे सर 4 हो गया, ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ नहीं होता है, एक रेयर एक्सेप्शन है बस, नहीं होता है ये, बट इसमें एक रेयर एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन, अब इसमें क्या इतना खास है उसकी बात नहीं करेंगे। ये आप देखिए, ये मैंने Ge जर्मीनियम लिखा हुआ है, NgEH3। इसमें जर्मीनियम के पास 4d ऑर्बिटल्स खाली हैं और वो 4d ऑर्बिटल्स के साथ इसके 2p की ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाती है। क्यों हो जाती है सर? अरे याद रखो, ऐसा क्यों नहीं होता इसका, ये याद रखना, ठीक है? ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी कि कब कब आपको बैक बॉन्डिंग पॉसिबल मिलेगी, पॉसिबल कब कब है। अब दूसरी बात, पॉसिबल तो ठीक है, लेकिन पॉसिबल मतलब ऐसा कि हाँ थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा चेंज ले आएगी, छोटा मोटा चेंज ले आएगी। बट मेरी बात को समझना, बहुत जरूरी बात बता, छोटा मोटा चेंज ला सकती है, बट ये वाला जो चेंज है ना, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चरल चेंज है, ये स्ट्रक्चरल चेंज है, मतलब यार ज्योमेट्री बदल दिया, मॉलिक्यूल की जिंदगी बदल दी उसने। वो था पिरामिडल, हो गया प्लेनर। ऐसी बैक बॉन्डिंग को हम एक अलग लेवल की बैक बॉन्डिंग मानेंगे। हम बोलेंगे यार ये बहुत इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है, यार ये बहुत इफेक्टिव है मेरे भाई, ये बहुत इफेक्टिव है। इसने तो एन का हाइब्रिडाइजेशन बदल दिया, इसने एन का क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन बदल दिया। तो अभी हम कुछ ऐसे भी कंडीशंस पढ़ेंगे कि भाई हाइब्रिडाइजेशन कब कब बदलेगी, कब कब बदलेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, Cl2O, 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 अब ध्यान से देखना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। Cl2O की मैं बात करूं तो यहां पर इसका जो बॉन्ड एंगल पाया गया ये लगभग 110-111 डिग्री के आसपास पाया गया, जो कि आप बोल सकते हो ठीक है सर टेट्राहेड्रल एंगल के आसपास है, थोड़ा ज्यादा है बट ठीक है आसपास है। तो इसका मतलब ये वाला लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर तो बैक बॉन्डिंग नहीं कर रहा फिर, लेकिन ये है तो 2p और इसके पास 3d भी है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, इसके पास 3d भी है। केसेस समझना और लिखा भी करो ये सब केसेस को जो मैं बता रहा हूं, हवा हवाई मत उड़ाया करो, ठीक है? लिखा भी करो इसके बाद कि हाँ सर ने ये बताया था। इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, ये 2p है, ये 3d है, यहां भी 3d खाली है, ये 2p है, ये 3d खाली है। तो कायदे से तो यहां भी बैक बॉन्डिंग होनी चाहिए, 2p पाए 3d पाए, हाँ होती है। देखो पीछे बताया आपको भी 2p पाए 3d पाए होती है, 2p पाए 3d पाए, और मैंने बोला बहुत बढ़िया होती है ये तो यहां पर भी ये प्लेनर काइंड ऑफ आना चाहिए था। सोचो ये काइंड ऑफ प्लेनर आना चाहिए था, बट बॉन्ड एंगल तो कुछ 110 डिग्री के आसपास ऐसा कुछ आ रहा है रफली। तो फिर बात हो रही है यार, फिर ये तो बैक बॉन्डिंग है, लेकिन बैक बॉन्डिंग तो पॉसिबल है, लेकिन यार इसमें तो स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आ रहा। हाँ तो इसी के लिए हमने एक कैटेगरी बनाई कि इफेक्टिव कब मानेंगे,
और इनइफेक्टिव कब मानेंगे? इनइफेक्टिव मतलब हो तो रही है बैक बॉन्डिंग, बॉन्ड लेंथ में थोड़ा चेंज आ रहा है, बट इतना नहीं आ रहा कि वो पूरी स्ट्रक्चर ही बदल दे। और देखो जनरली स्ट्रक्चर में कब चेंज आएगा या शेप में कब चेंज आएगा? सोचो, जब डोनर बीच वाला हो, जैसे BF3 है, BF3 में भी बढ़िया बैक बॉन्डिंग हो रही है। आई एम नॉट सेइंग कि BF3 में इफेक्टिव नहीं हो रही है। ओके लुक, BF3 में इफेक्टिव नहीं हो रही मैं नहीं बोल रहा, मैं तो कह रहा हूं यार बढ़िया बैक बॉन्डिंग है ये। लेकिन आप सोचो इससे क्या स्ट्रक्चर चेंज आएगा? ज्योमेट्री चेंज होगी? ये किनारे वाले लोन पेयर्स कभी ज्योमेट्री चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लिखो लिखो लिखो, स्ट्रक्चरल चेंज तभी आ सकता है या ज्योमेट्री में चेंज तभी आ सकता है जब डोनर एटम बीच वाला हो, यानी कि सेंटर एटम। जब डोनर एटम बीच वाला हो तभी स्ट्रक्चरल चेंज आ सकता है, यानी कि ज्योमेट्री में चेंज आ सकती है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हम कहते हैं वो है। किनारे वाला फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर मैं क्या बताया, देखो NSiH3 वाला एग्जांपल आपने देखा, यहां पर ज्योमेट्रिकल चेंज आ जा रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, डोनर बीच वाला था। लेकिन OCl2 में नहीं आ रहा चेंज, लेकिन बैक बॉन्डिंग वहां भी हो रही है, कंडीशन वहां भी सेटिस्फाइड है, 2p पाई 3d पाई, लेकिन नहीं आ रहा चेंज। तो ऐसा क्यों? कब हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आएगा, कब हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं आएगा, ये समझना है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है उसको लिखो कि कब हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आएगा या कब नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। तो फिर मैं बोलूं व्हेन इंटरेक्शन इज स्ट्रांग इनफ, फिर वही डिप्लोमेटिक्स आंसर, स्ट्रांग इनफ। सर इनफ क्या इनफ, किसको इनफ माने किसको ना माने ये तो बताओ। हाँ, तो ये भी फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बाद कुछ नियम कानून बना के आपको बताए जा रहे हैं, एज इट इज इसको ग्रहण कर लीजिए। तो चलिए, यहां पर ऐसा बोला गया कि देखो ये आपका एक डोनर है जिसके पास ऑर्बिटल ऐसा खाली है, ठीक है, मतलब सॉरी ऑर्बिटल भरा हुआ है, और इधर आपके पास एक्सेप्टर है, और एक्सेप्टर के पास आपका ऑर्बिटल एक ऐसा वेकेंट है। अब ये इसको ऐसा डोनेट कर रहा है। तो सुनना मेरी बात, अब दो केसेस हो सकते हैं इसमें, दो केसेस हो सकते हैं, दो केसेस हो सकते हैं। पहला तो ये कि एक्सेप्टर, आप खुद सोचो, ऐसे सोचो, अगर एक्सेप्टर के पास भर भर के लोन पेयर्स हैं, एक्सेप्टर के पास भर भर के लोन पेयर्स हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जो डोनर से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा उसको काइंड ऑफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फील होगा, तो उसका आना उतना आसान नहीं होगा। बैठ गया दिमाग में? लॉजिकल भी लगा थोड़ा? हाँ, मान लो इसको, ठीक है। क्या बोला मैंने? जब एक्सेप्टर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पेयर अगर है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन पेयर है, या एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर है लोन पेयर के फॉर्म में, तो इसका आना थोड़ा इनइफेक्टिव हो जाएगा, थोड़ा इनइफेक्टिव हो जाएगा इसका आना। और अगर लोन पेयर नहीं है, अगर लोन पेयर नहीं है, तब वो थोड़ा राहत की सांस ले सकता है आते वक्त, तो उसको हम बोलेंगे हाँ वो इफेक्टिव इनफ है फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू चेंज और फॉर ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल टू बी चेंज्ड, उसके लिए वो सफिशिएंट इनफ है। सो पहला केस व्हेन एक्सेप्टर हैज लोन पेयर, एक्सेप्टर हैज लोन पेयर। दूसरा केस एक्सेप्टर, पहले चलो ठीक है, एक्सेप्टर डज नॉट हैव लोन पेयर। तो जब देखो, जब एक्सेप्टर के पास लोन पेयर नहीं है, जब एक्सेप्टर के पास लोन पेयर नहीं है, डज नॉट हैव लोन पेयर मैंने इधर लिखा है, तब तो इफेक्टिव ही होगी, तब इफेक्टिव ही मानो। इफेक्टिव मतलब यस इट कैन चेंज द हाइब्रिडाइजेशन, ऑब्वियसली इट विल चेंज द हाइब्रिडाइजेशन, चेंज करेगा हाइब्रिडाइजेशन को, अगर लोन पेयर नहीं।
अब अगर लोन पेयर है तो क्या नहीं करेगा चेंज? नहीं, यहां पर भी एक छोटा सा रूल घुसाना पड़ता है, इसमें भी फर्दर दो कैटेगरीज बना दी जाती है। देखो ऐसा कि भाई लोन पेयर है तो क्या करें, दिक्कत है फिर तो, लेकिन एक रास्ता है, अगर ये एक्सेप्टर की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर से ज्यादा है, तो लोन पेयर होने के बावजूद, फिर से सुनना बात को, अगर एक्सेप्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज इलेक्ट्रॉन टेकिंग एबिलिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डोनर से ज्यादा बढ़िया वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लोन पेयर होने के बावजूद वो एक इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग कर सकता है। लिख लो बात। तो पहला केस मैंने बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर। यहां पर उल्टा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर। तो क्या हम इसको इफेक्टिव मानेंगे? जी हाँ, ये इफेक्टिव कहलाएगा। दिस इज इफेक्टिव, बट ये इफेक्टिव नहीं कहलाएगा। तो अब आपके पास काफी ठीक ठाक एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप बैक बॉन्डिंग को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला जो सेगमेंट है हमारा, उसमें हम एग्जाम्पल्स देंगे और आप ये डिसाइड करिएगा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है और कौन से टाइप की बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो ये नोट्स में ही लिखिएगा। चलिए आगे, अब एग्जाम्पल्स और स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स आपको कराता हूँ अच्छे अच्छे। तो यहाँ पर अपन स्पीसीज का नाम लिखेंगे। ठीक है, इधर स्पीशीज लिखेंगे, जो भी आपकी स्पीशीज है। इधर हम हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, इधर हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। किसका हाइब्रिडाइजेशन? अंडरलाइंड एटम का। और इधर बैक बॉन्डिंग कौन से टाइप की हो रही है वो लिखेंगे, बैक बॉन्डिंग का टाइप लिखेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। आप खुद से फिल करिएगा यार, मैं फिर आपको आंसर्स बता दूंगा, आप खुद से फिल करिएगा। BF2 बेरिलियम के लिए, BF3 बोरॉन के लिए। देखो, अगर इफेक्टिव साइड एटम कर रहा है और इफेक्टिव हो रही है तो भाई हाइब्रिडाइजेशन में क्या ही फर्क पड़ता है। साइड एटम कर रहा है ना, तो उससे हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके, बोरॉन के। देन BCl3 बैक बॉन्डिंग हो रही है या नहीं ये बताना है। BCH3 होल थराइस हो रही है या नहीं बताना है। फिफ्थ, BOCH3 होल थराइस। चलो पहले इतने एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बोरॉन के केसेस मैंने सिंपल लिए हैं, बेरिलियम भी एक आया है। सो दिस इज B एंड B। लुक, यहां पर समझ आ रहा है आपको? बेरिलियम फ्लोराइड जब आप बनाओगे कुछ ऐसा बनेगा, Be। और यार बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वगैरह से खा चुका हूं, ध्यान से देख लेना। इसके पास p ऑर्बिटल्स खाली है, 2p ऑर्बिटल खाली है। यहां पर भी आपके 2p इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p ऑर्बिटल खाली है, 2p इलेक्ट्रॉन्स है, 2p इलेक्ट्रॉन्स है। ये ऐसा बैक बॉन्डिंग, ये ऐसा बैक बॉन्डिंग। तो कौन सी बैक बॉन्डिंग हो गई? 2p पाई 2p पाई। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? खैर ये प्लेन, ये नॉर्मल लीनियर था तो लीनियर ही रहेगा, sp रहेगा। और बैक बॉन्डिंग 2p पाई होगी। BF3 अभी बता दिए, sp2 ही रहेगा हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का, 2p पाई 2p पाई। BCl3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहेगा सेंट्रल एटम का, बैक बॉन्डिंग 2p पाई, बोरॉन का 2p और क्लोरीन का 3p। तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि ये वाला जो बैक बॉन्डिंग है वो इससे ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि 3p का जो ऑर्बिटल है साइज थोड़ी बड़ी हो गई।
लेकिन यहां पर आप देखो BCH3 होल थ्राइस, बिल्कुल क्लियर कट समझ आ रहा होगा कि यहां पर कोई भी डोनर नहीं है। एक्सेप्टर तो बैठा है तैयार, एक्सेप्टर तैयार बैठा हुआ है, बट डोनर नहीं है। और डोनर ना होने की वजह से यहां कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। डोनर ना होने की वजह से कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। सो इट विल बी sp2 सिंपली, बट देयर इज नो बैक बॉन्डिंग। कट मार दे रहा हूं, नो बैक बॉन्डिंग। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस, BOCH3 होल थ्राइस ट्राइमेथॉक्सीबोरेन करके आप पढ़ेंगे इसको, आगे टेस्ट करेंगे जब आप बोरेट आयंस के ग्रीन फ्लेम टेस्ट। OCH3 एंड OCH3, ये तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये ऑक्सीजन है, इसके पास ये ऑर्बिटल खाली है 2p वाला। और यहां ये बोरॉन की बात करें, अच्छा कैसे ध्यान से समझना, यहां हाइब्रिडाइजेशन हम दोनों की बताएंगे, ठीक है, बोरॉन और ऑक्सीजन दोनों की बताएंगे। ध्यान से देखना अच्छा कैसे, बोरॉन और ऑक्सीजन दोनों की बताएंगे। देखो यहां पर भी ये ऐसा, यहां पर भी ये ऐसा, लोन पेयर्स हमारे पास है, ऑक्सीजन के पास, बोरॉन के पास खाली ऑर्बिटल है। ये एक इंटरेक्शन हुआ, ये देखो ये भी इंटरेक्शन हुआ ऐसा, और इधर से ये भी इंटरेक्शन हुआ। तो मजे की बात क्या है कि क्या ये बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव है, क्योंकि ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन महत्व रखती है, क्योंकि इसके अराउंड भी दो बॉन्ड्स ऐसे बने हुए हैं, तो इसके अराउंड भी एक ज्योमेट्री डिफाइंड है, इसके अराउंड भी एक ज्योमेट्री डिफाइंड है ना यार, तो हाइब्रिडाइजेशन महत्व रखती है उसकी भी। तो देखो हाँ, ये एक इफेक्टिव तो माना जाएगा, क्योंकि एक्सेप्टर के पास कोई लोन पेयर नहीं था। बैक बॉन्डिंग तो है, उसमें कोई शक नहीं कि हाँ 2p पाई बैक बॉन्डिंग है, अच्छी मानी जाती है, मजबूत है, क्योंकि दोनों ही सेकंड पीरियड वाले ऑर्बिटल्स हैं, मजबूत मानी जाती है, और साथ ही साथ इफेक्टिव भी है, साथ ही साथ इफेक्टिव भी है, क्योंकि एक्सेप्टर के पास कोई लोन पेयर नहीं है। अब आप ये मत बोलना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर ऑक्सीजन की ज्यादा है, नहीं नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब देखना है, जब लोन पेयर हो एक्सेप्टर के पास, नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर से कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो क्या आपको समझ आ रहा है, ये ऑक्सीजन जिसके पास हम दो लोन पेयर इमेजिन कर रहे थे, एक लोन पेयर एक इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग कर रहा है, एक इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग कर रहा है, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहना नहीं चाहेगा, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहना नहीं चाहेगा, वो प्रेफर करेगा मैं प्योर पी में रहूं, क्योंकि मैं प्योर पी में रहकर एक अच्छी बैक बॉन्डिंग कर पा रहा हूं, ठीक है, एक अच्छी बैक बॉन्डिंग कर पा रहा हूं। तो इस वजह से हम यहां पर ऐसा कह देते हैं, ये बोरॉन है, ये ऑक्सीजन है, अब ये ऐसा बैक बॉन्डिंग एक हो गया। अब लोन पेयर थोड़ा बहुत रहता है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि पूरा डिफ्यूज होके बॉन्ड में चला जाता है, रहता है, बट ये बॉन्ड एंगल कैलकुलेशंस कुछ ऐसे हैं जो कि क्लोज टू प्लेनर बता रहे हैं इस ऑक्सीजन को, उस हिसाब से बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा यहां पर, ये ऐसा समझ लो, यहां पर CH3 सोच लो, और एक लोन पेयर रह गया है, कुछ ऐसा, इस तरह से इमेजिन कर लो तीन तरफ, ठीक है, तीन तरफ ऐसे इमेजिन कर लो, ऐसा सेम चीज, और ये ऐसा सेम चीज, ऐसा इमेजिन कर लो। ऑक्सीजन के अराउंड भी sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सोचो, तो क्या क्या बोलोगे, बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन जी sp2 ही रहेगी वो तो, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन जी हाँ ये भी sp2 ही रहेगी। अच्छा, बैक बॉन्डिंग कौन से टाइप की हुई, जी हाँ 2p पाई हुई है, और ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बदल गई, इसका मतलब एक इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग माना जा रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लिखते हैं, सम मोर एग्जांपल्स। कुछ थोड़े अलग अलग टाइप के लिख लेते हैं, CF3 माइनस ले लो, CCl3 माइनस ले लो, देन NCl3 ले लो, CH3 NCS ये ले लो,
10th GeH3NCO ये ले लो। इसमें अंडरलाइंड एटम्स बता दूं, कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है। सो लेट्स चेक आउट कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह की बैक बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चंस तो लिख लिया हमने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला केस आपके पास है CF3- का केस है। तो चलिए देखिए, तो CF3- की जब हम बात करेंगे कैसा बनेगा ये, C- मतलब चलो एक लोन पेयर F3 F और F। सोचो डोनर है कोई, हाँ डोनर मान लो आप, तैयार बैठा है कार्बन डोनर है, लेकिन फ्लोरीन कोई एक्सेप्टर थोड़ी ना यार, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, कोई डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, कोई एक्सेप्टिंग टेंडेंसीज नहीं है इसके पास, एक्सेप्टिंग टेंडेंसीज नहीं है, बैक बॉन्डिंग होगी नहीं होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मानोगे, sp3 मानेंगे, यस sp3 मानेंगे। उस लोन पेयर को आप ये मानिए कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, यहां कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। अच्छा, अगला केस है CCl3-। CCl3- एक बढ़िया केस है, ध्यान से समझिएगा, बढ़िया केस है CCl3-। C- लोन पेयर मान लो, Cl3 बैक बॉन्डिंग हो रही है, जी हो रही है सर, हो रही है। ये 3D खाली है ना, तो ये मान लिया चलो 2p और 3D बैक बॉन्डिंग तो हो रही है, लेकिन 2p पाए 3D पाए बैक बॉन्डिंग तो हो रही है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट इनफ है, क्या ये सफिशिएंट इनफ है कि ज्योमेट्री चेंज कर दे? ज्योमेट्री का सवाल है, क्योंकि सेंटर एटम पे लोन पेयर है, सेंटर एटम पे लोन पेयर है, डोनर है सेंट्रल एटम, ज्योमेट्री का सवाल है। अच्छा, क्या देखें, इफेक्टिवनेस देखते हैं। चलो, तो क्लोरीन के पास तो लोन पेयर्स है सर, क्लोरीन के पास तो लोन पेयर्स है, तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, लोन पेयर्स हैं तो ऐसे राइट ऑफ नहीं करना है, क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन करनी है। कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जी हां, तो लोन पेयर होने के बावजूद भी ये एक इफेक्टिव ओवरलैपिंग करा लेगा, जिसकी वजह से कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगा। ये जो CCl3- आयन है प्लेनर पाया गया है, ना कि पिरामिडल, और CF3- आयन पिरामिडल पाया गया है। वाओ, मजा आ गया सर, बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया आपने। चलो, अरे ऐसे ही बताते जाएंगे भाई, पढ़ते जाओ बस अच्छे से, कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरे लेक्चर्स देखना पड़ेगा, बढ़िया साल 1.5 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम निकल जाएगा। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई क्रैश कोर्स नहीं, कोई इधर उधर की फालतू बकवास बातें नहीं, पूरा पढ़ना पड़ेगा पूरा, ठीक है, कायदे से। sp2 और हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2, और ये हो गया 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट NCl3 नाइट्रोजन। NCl3 नाइट्रोजन क्या कर सकता है, हाँ लोन पेयर तो रखा हुआ है सर। अब यहां पर थोड़ी सी इफेक्टिवनेस पर एक सवाल आएगी, तो वहां पर क्या करेंगे, देखो ठीक है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, मान लिया मैं, कौन सी बैक बॉन्डिंग हो रही है NCl3 में, अच्छा कैसे, इंपॉर्टेंट कैसे, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कैसे ध्यान रखना, बैक बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, 2p पाई 3d पाई, ठीक है, 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखो, लोन पेयर है ना, तो अब देखो N और Cl को पाउलिंग के हिसाब से तो लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माना गया था, बट मैंने आपको बताया है कि रिएक्शन सजेस्ट करते हैं कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, रिएक्शन सजेस्ट करते हैं, रिएक्शंस क्या, यहाँ इसका ज्योमेट्री भी यही सजेस्ट करता है कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी ज्योमेट्री भी प्रूफ है कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 पाई गई, मतलब लगभग पिरामिडल काइंड ऑफ देखा गया है NCl3 मॉलिक्यूल को, तो इससे भी समझ आता है कि यार पिरामिडल देखा गया है, मतलब नाइट्रोजन थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ये उतने इफेक्टिव
डोनेशन नहीं कर पाता होगा, sp3 ही मानना है उसको, ठीक है। अच्छा कैसे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन आ सकता है कभी कभार, देखें तो आप। अब इधर आइए, CH3NCS, CH3NCS का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, NCS CH3 CH3NCS, ठीक है, तो ऐसे ही बनेगा, N है डबल बॉन्ड CS एंड CH3, दिस इज CH3, दिस इज अ लोन पेयर, डोनर तो है बट कोई एक्सेप्टर नहीं है, ठीक है, सो नो बैक बॉन्डिंग। एंड व्हाट विल द हाइब्रिडाइजेशन, sp2 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, sp2 hybridization of this nitrogen but no back bonding involved, okay। Then 10th question, this is NCOGS3, जर्मेनियम, ये भी कार्बन फैमिली का ही है, तो N क्या ही फर्क पड़ेगा क्या, देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आता है बच्चों को, इसीलिए इस एग्जाम्पल को पिक किया मैंने, ऐसा है, जर्मेनियम आ गया। अब आपको क्या लगेगा कि सर 2p और 4d, तो 2p पाए 4d पाए करा देते ना सर, 2p पाए 4d पाए करा देते, आपने तो बताया था होता है, एक केस था एक्सेप्शन। अरे मेरे भाई वो एक्सेप्शन मैंने जिस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को बनाकर बताया था उसी में होता है, ठीक है, ये मैंने एक्सेप्शन बताया था, ऐसा नहीं कि जर्मेनियम और नाइट्रोजन जहां दिख जाए करा दो, नहीं, वो भाई बस यही एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है जहां पर ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि एन और जर्मेनियम जहां दिख जाए बैक बॉन्डिंग करा दिए, नहीं करना है, ठीक है। आई होप समझ आ गई होगी बात। तो क्या यहां कोई बैक बॉन्डिंग है, नहीं है, एकदम कड़ी शब्दों में लिख रहा हूं मैं, नहीं, नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहां पर sp2 नो, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन, हाँ sp2 ही आएगा शायद, हाँ ठीक है sp2 ही आएगा, नो बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व। अच्छा चलो एक दो केसेस और लिखो, 10 केसेस हुए, अगला लिखो, ये लिख लो NGEH3 होल थ्राइस, नाइट्रोजन का भी जर्मेनियम का भी। अगला लिख लो OCl2 ऑक्सीजन 13th, OCH3 होल ट्वाइस डाइमिथाइल एथर 14th लिख लो, OSiH3 होल ट्वाइस, यहाँ पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन इनकी हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन इनकी बताएंगे। चलो इन केसेस को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। दीज आर 14 केसेस एंड 15th लिख लो, चलो AlCl3, एल्यूमिनियम की बात करेंगे, 15 केसेस लिख लेते हैं, फिलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत है, कुछ और केसेस अगले लेक्चर में ले लेंगे। फिर देखो यहाँ पर तुम्हारे पास मैंने बताया आपको कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगी, सॉरी बैक बॉन्डिंग होगी 2p पाई और 4d पाई वाली, 2p पाई और 4d पाई वाली, ये आपकी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी बैक बॉन्डिंग होगी। जर्मेनियम है ना, हाँ जर्मेनियम का वेकेंट तो 4d ऑर्बिटल ही है, हाँ ठीक है, 2p पाई 4d पाई वाली। लेकिन जब आपसे मैं यहाँ पर पूछूं कि इफेक्टिवनेस बतानी, तो आप क्या बोलेंगे? तो देखो इफेक्टिवनेस, अब ये मत सोचना अरे सर ये बहुत मुश्किल से था तो इफेक्टिव नहीं हो रहा होगा, कुछ बच्चों के मन में ऐसी बातें आ जाती, ऐसा मत सोचना। देखो एन का लोन पेयर, डोनर के पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है ना, हाँ तो एन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। हाँ जर्मेनियम, हाँ जर्मेनियम का क्या ही चेंज होना है, जर्मेनियम तो एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो तो एक्सेप्ट कर रहा है, तो sp3 रहेगा, ठीक है। OCl2 मैंने बताया आपको, अभी पहले ही बता दिया केस, तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगा। और क्लोरीन का, अब क्लोरीन का क्या हाइब्रिडाइजेशन बताना है, वो तो साइड एटम है, उसके साथ कोई कनेक्टेड भी नहीं, तो क्लोरीन का क्या ही हाइब्रिडाइजेशन बताना, ऑक्सीजन का sp3 रहेगा। लेकिन क्या बैक बॉन्डिंग हो रही है, हाँ 2p पाई 3d पाई हो रही है, नहीं 3d पाई क्यों, 2p पाई इसका और उधर का 3d पाई, हाँ ठीक है 2p पाई 3d पाई हो रही है बैक बॉन्डिंग, बट इफेक्टिव उतना नहीं है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाए। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 रहेगा। कार्बन, ठीक है कार्बन भी sp3 रहेगा, समझ आ रहा होगा बात, कार्बन भी sp3 रहेगा, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही यहाँ पर,
यहाँ पर आइए 14th वाला केस। पहले वीडियो पॉज करके ना खुद से कोशिश करिएगा इन चीज़ों को लिखने की। एंड जब मैं बात करूँ OSI H3 होल ट्वाइस की, तो कैसा बनेगा? O 2 लोन पेयर, SiH3 SiH3, हाँ तो 3D वैकेंट, हाँ ये इंटरेक्शन हुआ। हाँ ये मत सोच लेना कि दोनों लोन पेयर चला जाता है, ऐसा नहीं है मेरे भाई, दोनों लोन पेयर नहीं चले जाएगा, वो लीनियर नहीं हो जाता वो, ठीक है? इतना इफेक्टिव नहीं होता कभी कि लीनियर हो जाए। कोई एक लोन पेयर को ही जाता हुआ सोचना है, पैरेलल होगा जो उसके साथ, दोनों को नहीं मान लेना। तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी, हाँ एक्सेप्टर के पास लोन पेयर नहीं है, sp2 हो जाएगा, सिलिकॉन sp3 ही रहेगा। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? 2p पाए 3d पाए। आई होप समझ आ गई होगी बात। 2p पाए 3d पाए sp2 और ये। अब AlCl3 में देखो तो एल्यूमिनियम के पास 3p खाली है, एल्यूमिनियम के पास 3p खाली है, Cl के पास 3p में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3p पाए का कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होता, नो बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व। इवन यहां पर जब मैं बोल रहा हूं ना नो बैक बॉन्डिंग, इसका मतलब है इसके बॉन्ड लेंथ पर भी कोई फर्क नहीं आ रहा होगा, इसीलिए इनको कैटेगराइज नहीं किया गया है। और जब मैं बात करूं तो यहां AlCl3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Al विल बी sp2, यस इट विल बी sp2, यस। तो ये रहे बैक बॉन्डिंग के। अभी इफेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया मैंने, क्योंकि अभी मेरे को बॉन्ड एंगल पढ़ाना है। जब मैं बॉन्ड एंगल पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर यूज करूंगा इन कॉन्सेप्ट को। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत अच्छे तरीके से बैक बॉन्डिंग को समझ लिया कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है, इसके कुछ इफेक्ट्स भी हैं, थोड़े बहुत मैंने आपको बताए कि क्या मैंने थोड़ा बहुत बताया आपको कि हाँ यार बॉन्ड लेंथ में चेंज आता है, ज्योमेट्री में चेंज आती है, ऑब्वियसली एंगल में चेंज आ रहा होगा, और भी कुछ चीज़ें जैसे डाइपोल मोमेंट में कभी कभी चेंज आता है, वो सब डाइपोल मोमेंट पढ़ते समय बता देंगे आपको, ठीक है? उसमें आपको बता देंगे। तो बस अच्छे से फॉलो करते रहिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली आपने कर लिया होगा अगर आपके पास वीडियो आ गया है तो, और शेयर जरूर करें विथ ऑल योर जेई फ्रेंड्स जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सिंसियर बच्चों को करोगे तभी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जो मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं आई हैव फाउंड कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंग टू दोज सिंसियर कम्युनिटी जो होती है, वही बच्चे फॉलो करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा कोई शॉर्टकट और ये सब चीज़ों के साथ नहीं चलता हूँ। मेरा खुद का मानना है कि आपको अगर ठीक ठाक करना है किसी भी फील्ड में, थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। हो सकता है शॉर्टकट करके आपको मिल जाए, अचीव हो जाए कोई चीज़ें, बट एक बोलते ना अपन ग्रो कब करते हैं, ढंग से ग्रो कब करते हैं, जब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलना पड़े, तो वो उसमें थोड़ी सिंसियरिटी लगती है, डिसिप्लिन लगता है, थोड़ा मेहनत लगता है, ठीक है? तो डू शेयर द वीडियोस विथ ऑल सिंसियर JEE एडवांस एस्पायरेंट्स अक्रॉस इंडिया, एंड डोंट फॉरगेट टू एनरोल योरसेल्फ इन these courses of CAM IIT ऐप। हर एक लेक्चर मेरे द्वारा ही डिलीवर्ड है बहुत अच्छे तरीके से, और आगे आने वाली बहुत अच्छी चीज़ें हम करने भी वाले। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।